चैप्टर नंबर 15 है ये। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा गैल्वेनोमीटर। सही है, गैल्वेनोमीटर। हमारा पहला टॉपिक होगा गैल्वेनोमीटर। बेसिकली स्टूडेंट, गैल्वेनोमीटर का काम होता है डिटेक्शंस ऑफ करंट करना। सही, करंट को डिटेक्ट करता है और अगर ये मेजर करता है ना तो वो स्मॉल करंट होते हैं, मिली या माइक्रो एम्पियर में। मतलब बहुत थोड़ा करंट होता है, उसको ये मेजर कर सकता है। तो आप ये बात याद रखिएगा, जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर होता है ये स्टूडेंट क्या करता है, डिटेक्शंस ऑफ करंट करता है, करंट को डिटेक्ट करता है और अगर मेजर करता है तो वो स्मॉल करंट होता है। कैसा होता है स्टूडेंट? स्मॉल करंट होता है। स्मॉल करंट मिली एम्पियर में होगा या फिर माइक्रो एम्पियर में होगा। मतलब इतनी कम वैल्यूज होती हैं कि मिली या माइक्रो एम्पियर की रेंज की करंट को ये मेजर कर सकता है। बाकी स्टूडेंट इसका काम होता है डिटेक्शंस ऑफ करंट। अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, the working principle of galvanometer is magnetic torque। क्या होता है ये? मैग्नेटिक टॉर्क के ऊपर काम करता है। अब जो मैग्नेटिक टॉर्क है ना, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा मैग्नेटिक टॉर्क यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक मैग्नेटिक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, सही है। एक आपके पास मैग्नेटिक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होते हैं और एक आपके पास रिस्टोरिंग टॉर्क होते हैं। मतलब यहाँ पे हमने टॉर्क को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हमारे पास मैग्नेटिक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, सही है, और एक हमारे पास रिस्टोरिंग टॉर्क होता है। ये दो टॉर्क में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। जो हमारा मैग्नेटिक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, सही, वो बराबर होता है BI NA cos अल्फा के। मतलब ये BI NA cos अल्फा के बराबर होता है। B इज मैग्नेटिक फील्ड, I इज करंट, N नंबर ऑफ टर्न्स, A एरिया ऑफ कॉइल, और cos अल्फा यहाँ पे वो एंगल है जो मैग्नेटिक फील्ड में बनता है। मैं इसको और डिफाइन करूंगा। जो हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क होता है, वो C थीटा के बराबर होता है। C इलास्टिक ट्विस्ट है और थीटा वो एंगल होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पॉइंटर एंगल बना रहा होगा। पॉइंटर मतलब देखें, एक हमारा जो गैल्वेनोमीटर होता है वो इस तरीके से बना होता है। गैल्वेनोमीटर में ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है, सही है, और इसी तरीके से ये मैग्नेट का, सही है, साउथ पोल है। इसके दरमियान में एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है। इसके दरमियान में क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, सही है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है। इस कॉइल को हम बैटरी के पॉजिटिव और बैटरी के नेगेटिव से ज्वाइन कर देते हैं और इसके साथ एक स्प्रिंग लगा होता है। जो ये स्प्रिंग यहाँ पे होता है ये हेयर स्प्रिंग होता है, मतलब बहुत बारीक वायर का स्प्रिंग होता है, सही। एक आपके पास कॉइल हो गया, सही है, एक आपके पास मैग्नेट हो गया, सही है, एक यहाँ पे आपके पास स्केल लगा होता है,
ये आपके पास क्या होगा, स्केल 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये स्केल लगा हुआ है और इसमें एक पॉइंटर होता है। सही है, हमारे पास इस तरीके से पॉइंटर होता है। तो मैं ये बताना चाहूंगा, मतलब किसी एक गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, एक स्प्रिंग, एक रेक्टेंगुलर कॉइल, एक मैग्नेट, एक पॉइंटर, ये पॉइंटर है, सही है, और इसके अलावा स्टूडेंट हमें स्केल की जरूरत होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा बच्चों कि देखो, जो एंगल पॉइंटर बना रहा है, जो एंगल पॉइंटर बना रहा है, इस एंगल को थीटा कहते हैं। मतलब जो एंगल पॉइंटर बनाएगा वो थीटा होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल एंगल बनाएगा उसको हम अल्फा कहेंगे। सही है, तो अल्फा और बीटा, अल्फा और थीटा डिफाइंड हो गया। अल्फा वो एंगल है जो मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल बना रहा है, और इसी तरीके से थीटा वो एंगल है जो स्टूडेंट हमारे पास पॉइंटर बना रहा है। ये पॉइंटर जो डिफ्लेक्शन देते हुए एंगल बना रहा है उसको हम थीटा कहते हैं। सी यहाँ पे इलास्टिक ट्विस्ट है, रेस्टोरिंग टॉर्क है। मतलब जब ये स्प्रिंग के साथ लगा हुआ कॉइल ट्विस्ट करेगा तो 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा, तो हमें नहीं पता कितना होगा, तो सी थीटा हमने लिख दिया। सही है, मतलब सी इज इलास्टिक ट्विस्ट, लिख लीजिएगा, सी इज इलास्टिक ट्विस्ट। यहाँ पे सी क्या है, इलास्टिक ट्विस्ट है। हमें इस फॉर्मूले में ये जो कॉस अल्फा वाला फैक्टर है, ये जो कॉस अल्फा वाला फैक्टर है, जैसे बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट, एंड नंबर ऑफ टर्न्स, ए एरिया ऑफ कॉइल, यहाँ पे जो कॉस अल्फा का फैक्टर है वो इसकी वैल्यू को कम ज्यादा कर सकता है। तो इसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, रेडियल। मतलब ये कर्व नुमा, ये कॉन्केव नुमा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है, इसके हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा हूं। हम कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, देखिए, अगर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, जैसे ये मैंने एक सिंपल मैग्नेटिक फील्ड बनाया जो कि रेडियल नहीं है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इस नॉर्थ और साउथ के दरमियान इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस N2S होंगे। सही है, मैग्नेटिक लाइन N2S होंगे। इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक कॉइल यूं है अभी, सही है, तो अभी कौन सा एंगल बना रहा है वो 0 डिग्री का। जब वो रोटेट करके डायगोनल में आएगा तो कितना एंगल बनाएगा, 45 का। सही है, अब जब वो वर्टिकल होगा तो कितना एंगल बनाएगा, 90 का। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कॉस की वैल्यू चेंज होंगी विथ एंगल, एंगल के साथ। हर दफा एंगल चेंज कर लें पहुंचे, तो भाई ये यूनिफॉर्म नहीं होगा। हम गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर को, जैसे मैंने 1 एम्पियर करंट दिया तो 0 से 1 पे गया, सही है, फिर मैं और एक 1 दे दूं तो 2 पे जाएगा, फिर 3 पे तो यूनिफॉर्म हमें मोशन चाहिए। तो यूनिफॉर्म मोशन चाहने के लिए हमें ये कॉस अल्फा को यहां से हटाना पड़ेगा, या कॉस अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट करनी पड़ेगी। तो कॉस अल्फा की वैल्यू को कांस्टेंट करने के लिए हमने यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाई। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, बल्कि ये साउथ पोल ले लिया, और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल ले लिया। हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर को कट करके सिलेंडर को यू लगा दिया। जैसा कि देखें, आप उसके टॉप व्यूज देखें तो ऊपर से सर्कुलर दिख रहा है। अगर आप इसके टॉप व्यूज देखेंगे तो ये ऊपर से आपके पास सर्कुलर दिख रहा है, सही है, और साइड से देखें तो सिलेंड्रिकल दिख रहा है। ऊपर से देखें, ये मैं ये वाला पोर्शन दिखा रहा हूँ, यहाँ से इतना दिखा रहा हूँ, ये सही है टॉप व्यू। वैसे साइडों से देखोगे सिलेंड्रिकल, ये आयरन के हमने एक सिलेंडर को कट के रखा तो ये कर्व नुमा बन गया, मतलब रेडियल बन गया। तो जब हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाई तो ये देखें, ये यहां से मैग्नेटिक लाइन है, यहां से पास हो गया। इसी तरीके से ये तमाम मैग्नेटिक लाइन यू पास हुए, ये सारे मैग्नेटिक लाइन, सही है, यहां से यू निकले। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने से हमें फायदा ये हुआ कि कॉइल किसी भी कंडीशन में हो, कॉइल यहाँ पे है तो अभी देखो इसके ऊपर ये लाइज कर रहा है, आपको ये दिख रहा है कि ये वाला पॉइंट इस पे लाइज कर रहा है, ये लाइन, तो इसका एंगल कितना हो गया, 0। जब कॉइल रोटेट हो गया, यू डायगोनल पे गया,
जब कॉइल डायगोनल पे गया तो उस वक्त भी देखो ये इसके ऊपर लाइज कर रहा है, फिर भी एंगल कितना है, 0। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने से हमें एक फायदा ये होता है कि एनी पॉइंट पर कॉस अल्फा की वैल्यू 0 होती है, जो कि मैक्सिमम 1 हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं जिसके एनी पॉइंट पर एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री का। और 0 डिग्री के एंगल बनने की वजह से कॉस 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो हमारा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर हो जाता है बी आई एन ए के बराबर हो जाता है। तो जब भी कभी आप से सवाल पूछा जाए कि गैल्वेनोमीटर में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनाते हैं, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इसलिए बनाते हैं ताकि ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो यूनिफॉर्म हो जाए, उसकी वैल्यू क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू फिक्स हो जाएंगी, मतलब 0 होगा हर एनी एंगल पे, मतलब कोई भी डिफ्लेक्शन दे सही उस पे लाइंस लाइस करेगा, एंगल 0 बनेगा, तो उसकी वजह से ये वाला फैक्टर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब एक फिक्स वैल्यू हो जाएगी 1 हमेशा। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा। कभी भी ऐसा नहीं कि कभी रिफ्लेक्शन ज्यादा दे रहा है कभी कम, अगर एंगल की वैल्यू डिफरेंट हो तो कभी ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा कभी कम। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की मदद से 0 से 1 पे जाता है और वापस किसकी वजह से आता है, रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से। तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 0 से 1 पे गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, करंट दिया, मैग्नेटिक फील्ड बनाया, डिफ्लेक्ट किया, आगे चला गया। जैसे करंट हटाया तो स्प्रिंग ने उसको क्या किया, जो स्प्रिंग ने फोर्स रिस्टोर किया था उससे उसको ओपन कर दिया। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होते हैं वो बराबर होते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क के। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होते हैं वो बराबर होते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क के। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे बी आई एन ए और इसकी जगह पे हम लिखेंगे सी थीटा। तो आई निकालने का फॉर्मूला सी थीटा अपॉन बी एन ए हो जाएगा, ये करंट का फॉर्मूला हो गया। इस इक्वेशन में सी अपॉन बी एन ए कॉन्स्टेंट है। अगर ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है तो आई प्रोपोर्शनल क्या होगा, थीटा। तो हमें गैल्वेनोमीटर में यही चाहिए होता है कि जितना ज्यादा करंट दे उतना ज्यादा थीटा बनाए, जितना ज्यादा करंट दे उतना ज्यादा थीटा बनाए। तो ये हमारे पास क्या है किसी गैल्वेनोमीटर के ऊपर, सही है। जब भी हमें ये चीजें स्टूडेंट हमें प्रूव करना होता है तो हम यही प्रूव करते हैं कि करंट थीटा के प्रोपोर्शनल होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से मैं एक दफा रिव्यू करता हूं, गैल्वेनोमीटर का काम होता है डिटेक्शन ऑफ करंट, करंट को डिटेक्ट करना, सही है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ, इसके अलावा ये अगर मेजर करेगा तो स्मॉल करंट जो कि मिली एंड माइक्रो एम्पियर के रेंज में होंगे। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज मैग्नेटिक टॉर्क। मैग्नेटिक टॉर्क को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैग्नेटिक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड रिस्टोरिंग टॉर्क। तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो बी आई एन ए कॉस अल्फा के बराबर होते हैं। जो रिस्टोरिंग टॉर्क होते हैं वो सी थीटा होता है, सी स्प्रिंग कांस्टेंट है, इलास्टिक ट्विस्ट है। थीटा वो एंगल है जो पॉइंटर बना रहा है, अल्फा वो एंगल है जो मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड कॉइल बना रहा है, वो एंगल आपके पास अल्फा है। मैंने कहा अल्फा चेंज होगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये एक लीनियर मोशन नहीं करेगा, यूनिफॉर्म इसकी रिफ्लेक्शन नहीं होगी, कभी ज्यादा कभी कम, तो मेजर कहां से होगा। तो हमने इसको, इसकी वैल्यू को कांस्टेंट करने के लिए मैंने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाया। ये रेडियल नहीं है, ये वाला रेडियल है। अगर रेडियल नहीं बनाते हैं तो एंगल चेंज होता, एंगल चेंज होता तो डिफ्लेक्शन कभी ज्यादा कभी कम, सही है। तो हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाया। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसके एनी पॉइंट पर एंगल की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री होती है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास इस तरीके से आपने लिख लिया। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर है। ये पॉइंटर 0 से 1 पे गया, 1 से दोबारा 0 पे आ गया, तो ये बी एन ए के बराबर, ये सी थीटा, आई का फॉर्मूला है। सी अपॉन बी एन ए यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं, तो करंट थीटा के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सी इलास्टिक ट्विस्ट है, सी स्प्रिंग कांस्टेंट या इलास्टिक ट्विस्ट कहते हैं इसको, सी इलास्टिक ट्विस्ट है। अब हम बात करेंगे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर की। अब हमारा पॉइंट है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सही है। अब हम
सेंसिटिविटी ऑफ लिखिएगा, दो किस्म के सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर होते हैं। नंबर 1 करंट सेंसिटिविटी होता है, सही है। नंबर 2 वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है। ये दो किस्म के सेंसिटिविटी होते हैं, लिखिएगा। पहला लिखें करंट सेंसिटिविटी। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट सेंसिटिविटी के। लिख लें इसके बारे में, करंट सेंसिटिविटी क्या है? द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यूनिट करंट is called करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होता है स्टूडेंट? द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। तो हमारे पास करंट सेंसिटिविटी जो है, करंट सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट होता है। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। करंट का फॉर्मूला ये है, हमें पता है करंट का फॉर्मूला क्या है? सी थीटा अपॉन बी एन ए है। इसको पुट करना है इसमें, तो यहां से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा थीटा अपॉन सी थीटा बी एन ए। तो थीटा से थीटा कैंसिल, तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हमारे पास जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास करंट सेंसिटिविटी बन जाएगा बी एन ए अपॉन सी थीटा। सी सही है, ओनली सी बचेगा। यहां पे स्टूडेंट देखो, इससे हमें चंद बातें समझ में आ रही है। जो करंट सेंसिटिविटी होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा कॉइल उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा पॉइंट हमें समझ में आया कि करंट सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के साथ, नंबर ऑफ टर्न्स के साथ। आप वायर की वाउंडिंग ज्यादा लगाओगे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी भी ज्यादा होगी। इसी तरीके से नंबर 3, करंट सेंसिटिविटी एरिया ऑफ द कॉइल के साथ भी प्रोपोर्शनल होगा। भाई कॉइल का साइज बड़ा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होगा, सही है। इसी तरीके से नंबर 4 पॉइंट जो है वो करंट सेंसिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं इलास्टिक ट्विस्ट के। जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, इलास्टिक ट्विस्ट के क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी इन 4 फैक्टर पर डिपेंड करता होता है। ये तो हो गया हमें करंट सेंसिटिविटी से 4 फैक्टर। अब हम वोल्टेज सेंसिटिविटी से भी हम पॉइंट को यहाँ पे जमा करेंगे और फाइनली हम देखेंगे कि सेंसिटिविटी किन चीजों पे डिपेंड करते हैं। ये 4 पे तो डिपेंड करते हैं। अब हम वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करेंगे। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट, the potential difference, the deflection per unit voltage, the deflection per unit voltage, the deflection per unit voltage is called voltage sensitivity. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो इस कंडीशन में हमारे पास थीटा अपॉन वी हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो आप खुद यहां पे देख लें
इस कंडीशन में थीटा आई आर, सही है, वी आई आर के बराबर होते हैं, सही है। तो हम इसके बाद लिख सकते हैं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी थीटा आई, आई की जगह पर हम क्या रखेंगे, सी थीटा अपॉन बी एन ए, और यार थीटा से थीटा कैंसिल, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी हमें क्या मिल जाएगा, बी एन ए अपॉन, भाई इन दोनों के फॉर्मूले में इसमें एक इजाफी चीज है, वो क्या है, नंबर 5, कि वोल्टेज सेंसिटिविटी रेजिस्टेंस के इनवर्स है। तो सेंसिटिविटी इन 5 चीजों पर डिपेंड करता है, हमें ये बात याद रखनी। सेंसिटिविटी मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंडेंट होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंडेंट होते हैं, एरिया पे डिपेंडेंट होते हैं, इलास्टिक ट्विस्ट के साथ इन्वर्स होते हैं, रेजिस्टेंस के साथ इन्वर्स होते हैं, सही। कॉइल का रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो जो भी आप करंट देंगे वो रेजिस्टेंस के पास चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बनाएगा, तो डिफ्लेक्शन कम देगा, कम मेजर होगा। तो अगर आप सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे तो इन 5 चीजों पे सेंसिटिविटी डिपेंड कर रही होती है, इन 5 फैक्टर पे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर आपके पास डिपेंड कर रहा होता है। तो ये गैल्वेनोमीटर का टॉपिक एक थ्योरी था जो कि मैंने आपको लिखवा दिया स्टूडेंट। अब हम एमीटर पढ़ेंगे, जल्दी इसको नोट कर लें। एमीटर की बात करते हैं। सही, हमारा टॉपिक एमीटर है जी बच्चों। सही, ये टॉपिक पढ़ा हुआ था क्या आप लोगों का? सही है, मुझे यहीं से पढ़ाना था या वीड स्टूडेंट ब्रिज से पढ़ाना था, कहाँ से पढ़ाना था बताओ जी बच्चों, पूछ रहा हूँ। जैसे पढ़ाना था, यहीं से पढ़ाना था, अच्छा। वैसे ये टॉपिक आप लोगों का पढ़ा हुआ है, आप सब क्लास में मैंने करा दिया था शायद। आप में से कोई क्लास ऐसा है जिसमें ये टॉपिक नहीं करवाया था? M15 में नहीं करवाया था? अच्छा चले शुरू। देखो अरे भाई, अच्छा देखिए, अब हम एमीटर की बात करेंगे। एमीटर क्या होता है, सही। एमीटर की हेडिंग बनाएं और लिखें एमीटर। एमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना, लिखें टू डिटरमाइन, सही है। इसके लिए हम पॉइंट लिखेंगे टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक करंट, टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक करंट। ये करंट को स्टूडेंट मेजर करता है, करंट को डिटर्मिनेशंस करता है एमीटर, सही है। और इसी तरीके से एमीटर की जब भी कनेक्शन करते हैं, एमीटर, सही है, लिखेगा एमीटर always connected in, always connected in, एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन, सही है, सीरीज। इसकी कनेक्शन सीरीज में करता है, इसका जो शंट होता है वो तो पैरेलल होता है, लेकिन इसकी कनेक्शन जब भी करेंगे ना सीरीज में। एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एनी कॉइल, एनी कॉइल और सर्किट,
एमीटर किसी कॉइल या सर्किट में जो है वो सीरीज में ज्वाइन होता है। सही, कभी भी एमीटर को किसी कॉइल या सर्किट में ज्वाइन कीजिएगा तो कैसे ज्वाइन कीजिएगा? सीरीज में। ये देखें, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है और इसके साथ आपने एमीटर को सीरीज में, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होते हैं, उस सेम करंट को पढ़ने के लिए हम सीरीज में लगाते हैं V वोल्ट की बैटरी के साथ। देखें, एमीटर के अंदर जो शंट है वो तो पैरेलल है, उसकी बात हम आगे जाके करेंगे। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि शंट लगाया क्यों गया, सही है, और ये जो हमारे पास फ्रंट इसकी कनेक्शन होती है वो कैसे, कनेक्शन की बात कर रहा था। तो ये डिटरमाइन करता है इलेक्ट्रिक करंट को, और एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन, सही है, सीरीज होते हैं विद एनी कॉइल और सर्किट में, किसी कॉइल या सर्किट में इसको हम सीरीज में ज्वाइन करते हैं। अब आगे देख लें आप यहाँ पे, इसमें फर्स्ट कर लें इसका वोल्टेज, आपके पास जो वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है वो 100 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास 10 ओम्स है। आप यहां से करंट डिटरमाइन कर लें। जब आप करंट की डिटर्मिनेशन कीजिएगा V अपॉन R से, तो आपका V 100 है, R 10 है, तो ये 10 एम्पियर आ गया, ये तो 10 एम्पियर आ गया। लेकिन एक मसला है, अब आपके जहन में कि जो करंट यहाँ से चलेगा 10 एम्पियर, वो रीडिंग यहाँ पे क्या दे रहा होगा? 10 एम्पियर, लेकिन रीडिंग में एरर आता है। क्यों एरर आता है? इसकी वजह सुनिएगा। इसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है जिसको स्मॉल रेजिस्टेंस या शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। 1 ओम्स है, फर्स्ट कर ले 1 है, मैंने लेट सपोज किया कि इसकी वैल्यू 1 है। तो अगर मैं अब इन दोनों, क्योंकि ये और ये सीरीज में है, तो सीरीज में करंट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितना है? 100, और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? मतलब मैं इसको अगर फॉर्मूला बना के लिख लूं, टोटल वोल्टेज V है और टोटल रेजिस्टेंस क्या है? R प्लस RS है। तो आप इसकी वैल्यू ऊपर रखिएगा, इसकी वैल्यू ऊपर रखिएगा 100, और इसकी वैल्यू रखिएगा 10, और इसकी वैल्यू 1, तो नीचे 11 हो जाएगा। जब 11 से 100 को डिवाइड करेंगे तो तकरीबन 9 एम्पियर आएगा। एरर आ गया इस जोन में? एरर आ गया? आपके जहन में क्या है कि ये क्या रीडिंग पड़ेगा? 10, लेकिन क्या पढ़ रहा है ये? 9। तो एरर कहाँ पे आया? शंट की वजह से। तो शंट की वैल्यू मैं अगर बढ़ाऊं, 2 कर दूं, मैं इस शंट की वैल्यू 2 कर दूं तो 12 से डिवाइड होगा और एरर। मैं शंट की वैल्यू 3 करूं और एरर, मैं शंट की वैल्यू 4 करूं और एरर बढ़ता जाएगा। मतलब मैं शंट को अगर कम करूं, मैं अगर शंट को कम करूं तो ये एरर क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। मतलब अगर इस एरर को हम सही करना चाहते हैं तो शंट की वैल्यू स्मॉल रखेंगे। अक्सर आप कहते हैं ना कि शंट रेजिस्टेंस स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, तो शंट रेजिस्टेंस स्मॉल क्यों होता है? अब आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि जितना शंट डिक्रीज करोगे एमीटर उतना आइडियल होता जाएगा। तो यहां से एक एमसीक्यूज हमारा बनता है, द रेजिस्टेंस ऑफ ideal ammeter, the resistance of ideal ammeter shunt equal to 0, इतना कम के 0 कर दें। सही है, हम इसको 0 अगर कर दें, फर्ज कर ले मैं इसकी वैल्यू 0 ले लूं, तो इन दोनों को डिवाइड करो, 10 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 10 क्या आएगा? 10 के बराबर। तो ये एक बात होती है कि अगर आइडियल बनाए, वैसे तो शंट की वैल्यू बहुत कम होती है। अगर आप न्यूमेरिकल बनाते होंगे तो शंट 0.001 होगा, 0.002 होगा, 0.004 होंगे। मतलब शंट की वैल्यू आप जब भी देखिएगा इतना कम होता है कि अप्रॉक्स 0 के होता है। मतलब 0 कर दें तो फिर तो एमीटर ही नहीं रहा। सही है, तो आइडियल मशीन तो इस दुनिया में होती नहीं है। लेकिन अगर एमसीक्यूज बनता है कि एक आइडियल एमीटर के बारे में बता दें, द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, तो शंट की वैल्यू राइट ऑप्शन में क्या होगा? 0। तो याद रखिएगा, अगर हम आइडियल एमीटर की बात करेंगे तो वहां पे शंट की वैल्यू क्या होंगी? 0 हम लेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे स्टूडेंट इसकी कन्वर्जन की बात करेंगे अब, कि हम किस तरीके से एमीटर बनाते हैं। देखिएगा, कन्वर्जन में आपने ये लिखना है, galvanometer convert into galvanometer convert into ammeter
by connecting a small resistance, by connecting a small resistance को हम क्या कहते हैं? शंट कहते हैं. by connecting a small resistance या शंट रेजिस्टेंस इन, सही है, पैरेलल, इसको पैरेलल ज्वाइन करते हैं. मतलब किसी एमीटर के इनसाइड द एमीटर क्या होता है? मतलब एक एमीटर है, उसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है और इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट पैरेलल लगा होता है. ये है कन्वर्जन जो कि आपने इंटर में पढ़ा था. इंटर में आपने पढ़ा था गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग, सही है, शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल. जो स्मॉल रेजिस्टेंस होते हैं उसी को हम शंट कहते हैं, शंट रेजिस्टेंस कहते हैं. तो ये RS है और यहाँ पे RG है इसके रेजिस्टेंस. मतलब किसी एमीटर के इनसाइड ये कहानी होती है, अंदर एक गैल्वेनोमीटर होते हैं और एक शंट पैरेलल जुड़ा होता है. अब आप सबको पता है कि पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है. करंट क्या होगा? डिफरेंट होगा. मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां का करंट अगर IS है, IG है, तो यहाँ का करंट IS होगा और यहाँ से टोटल करंट I है, तो वो दो रास्ते में डिवाइड हो रहा है. तो यहाँ से जो I करंट आपने दिया वो IG और IS में डिवाइड हुआ, तो I किसके बराबर होगा? IG प्लस IS के बराबर होगा. इसी तरीके से आपको बताया कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं. वोल्टेज क्या होगा? सही है, वोल्टेज सेम होगा. तो VG बराबर होगा VS के, और इसको हम V लेंगे. मतलब पैरेलल में वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा. VG VS के बराबर होगा, मतलब सेम वैल्यू होगी इन दोनों की. जो भी वैल्यू होगी वो सेम होगी, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है. जबकि स्टूडेंट जब भी कभी शंट डिटरमाइन करनी हो तो इसका फॉर्मूला होता है IG RG I माइनस IG होते हैं. और हमेशा स्टूडेंट याद रखिएगा I ग्रेटर होता है IG से. हमेशा I की वैल्यू ग्रेट. करंट की न्यूमेरिकल बनाने के लिए मैं आपको ये तरीकाकार बता रहा हूं. जब भी करंट की दो वैल्यूज दी हुई हो और आपको स्टूडेंट शंट रेजिस्टेंस निकालना हो, तो जो ग्रेटर करंट होगा उसको I लीजिएगा, जो कम करंट होगा उसको हम क्या लेंगे? IG लेंगे. ये तरीकाकार होता है इसमें. एक पॉइंट स्टूडेंट आपसे ये पूछ सकते हैं कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बता दें, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दें. अगर मैं आपसे पूछूं द टोटल रेजिस्टेंस, सही, टोटल रेजिस्टेंस बताना है मुझे, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर. अगर एमीटर की टोटल रेजिस्टेंस आपको बतानी हो तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या है कि RS बराबर है, सॉरी, टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है 1/RE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. भाई दो रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल है. भाई एमीटर में दो रेजिस्टेंस होते हैं, एक शंट और एक RG गैल्वेनोमीटर का. ये फॉर्मूला शंट निकालने का फॉर्मूला, टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला 1/RS 1/RG. क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में आप इस तरीके से फाइंड आउट कीजिएगा. फिर से मैं एक दफा बताना शुरू करूंगा. यहां से देखिएगा, टू डिटरमाइन द, सही स्टूडेंट, मैंने कहा टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक करंट, ये मतलब मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को. एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद एनी कॉइल और सर्किट. एमीटर को हम सीरीज में ज्वाइन करते हैं, सही है. फिर मैंने कहा सीरीज में क्यों करते थे? क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, उस सेम करंट को हम पढ़ना चाहते थे. आपने फर्ज कर लिया इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 100 है, करंट 10 एम्पियर आ गया. लेकिन भाई इसके अंदर भी तो एक रेजिस्टेंस होगा जो कि शंट है, उसको तो हम काउंट नहीं कर रहे हैं. तो जब हमने देखा कि शंट और ये R सीरीज में है तो सीरीज में करंट सेम हो, तो सेम करंट को निकालने का फॉर्मूला टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस होते हैं.
तो टोटल वोल्टेज आपके पास V है ये, और टोटल रेजिस्टेंस इन दोनों का सम। तो इसकी वैल्यू रखा 100 और उसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू आपके पास 1 है। ये समझाने के लिए मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज को लेट सपोज किया हुआ है। तो देखो इनसे सॉल्व करने से नीचे 11 आएगा तो ये कम हो जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग आता है, तकरीबन 9 के बराबर आ गया, तो भाई एरर आ गया ना इन दोनों में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शंट जितना इंक्रीज होगा एरर उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, और शंट जितना डिक्रीज होगा एरर उतना कम होता जाएगा। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट आपको ये बातें समझ में आ गई है कि शंट रेजिस्टेंस को स्मॉल जितना करेंगे, जितना कम करेंगे, उतना एमीटर आइडियल होगा। इसीलिए तो मैंने कहा द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर शंट इक्वल टू 0। अगर एक आइडियल एमीटर बनाना चाहते हो तो शंट की वैल्यू 0 रखो, मतलब इतना कम रखो कि जो अप्रॉक्स 0 के बराबर हो, जैसे 0.001, 0.002। आप देखिएगा कभी भी न्यूमेरिकल बनाएं शंट की वैल्यू ऐसी आते हैं, 0.001, 0.004, 0.005, ऐसी वैल्यूज आएंगी जो अप्रॉक्स 0 के बराबर होते हैं। जब हम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू सही एमीटर बाय कनेक्टिंग स्मॉल रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और ये आपके पास सर्किट डायग्राम इस तरीके से दिख रहा है आपके सामने। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होंगी। और जब हमें स्टूडेंट शंट निकालना हो, करंट की दो वैल्यू दी हुई हो तो ग्रेटर वाले को आई लेंगे, कम वाले को आई जी लेंगे। टोटल रेजिस्टेंस तो ये दोनों पैरेलल है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में 1/R1 1/R2 की मदद से निकालते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये कंडीशन आ गया। मेरे ख्याल से बातें क्लियर हो गई होंगी जी। डन है? जी बेटा क्लियर है यहां तक? डन कर दें तो फिर मैं वोल्ट मीटर समझाऊंगा थोड़ा सा, उसके बाद क्वेश्चन है इनके। ओके थैंक यू। तो अब हम जल्दी इसको नोट कर लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम वोल्ट मीटर की बात करते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर स्टूडेंट ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर के बारे में हम लिखेंगे टू मेजर या टू डिटरमाइन the potential difference between 2 पॉइंट। ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट को मेजर कर रहा होता है, टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। और इसी तरीके से स्टूडेंट देखिएगा कि हम इस वोल्ट मीटर को ऑलवेज पैरेलल कनेक्ट करते हैं, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। तो वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड in parallel with any coil or circuit। वोल्ट मीटर को ऑलवेज पैरेलल कनेक्ट करते हैं एनी कॉइल और सर्किट में। वोल्ट मीटर की कनेक्शन जब भी होगी पैरेलल होगी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ये देखिएगा, ये यहां से एक वोल्ट मीटर को आपने पैरेलल ज्वाइन कर लिया V वोल्ट की बैटरी के साथ। देखिएगा आप यहां पे कह दें कि इसकी वैल्यू 100 वोल्ट है और इसकी वैल्यू 10 वोल्ट, तो आपके जहन में ये वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी? 100। आपके जहन में ये आ गया भाई ये वाली वैल्यू पढ़ रहा होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे करंट को डिटरमाइन करूं V/R से,
तो V आपके पास कितना है 100 और R की वैल्यू कितनी है 10, तो ये 10 एम्पियर का करंट यहाँ पे यूं आ गया। ये 10 एम्पियर का करंट स्टूडेंट लेकर यहां से चला, ये चला यहां पे आया। अब जब इस रास्ते पे आया 10 एम्पियर, अब इसको दो रास्ते मिल गए, कुछ इधर भी जाना है कुछ उधर भी जाना है, तो अब करंट को डिवाइड होना है। अब करंट को डिवाइड होना है तो होता ये है कि यहाँ पे 9 एम्पियर आते हैं तो यहाँ 1 एम्पियर जाता है। आप कहेंगे सर इधर कम क्यों गया, इसमें हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं हम। यहाँ पे आपको याद हो कि इसके अंदर हाई रेजिस्टेंस होता है, तो हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां पे करंट ज्यादा जाएगा। तो अब मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं इस पॉइंट का वोल्टेज पढ़ूं VIR के मुताबिक, तो 9 इंटू 10 कितना वोल्ट आया 90। इस वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी 100 नहीं होगी स्टूडेंट, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग 100 नहीं होगी, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी 90। तो एरर आ गया ना बच्चों। अब आप क्या करोगे, इस हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू को और हाई करोगे और बढ़ाओगे, मतलब इस हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू को और ज्यादा इंक्रीज करोगे। तो इधर 0.5 जाएगा तो इधर कितना आएगा 9.5, 9.5 से ये 95 हो जाएगा, अभी भी एरर है। आप उसको और हाई करो तो इधर 0.1 जाएगा तो इधर 9.9 आएगा, 99 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस हाई क्यों लगाते समझ में आ रहा है, जितना वोल्ट मीटर में हाई करेंगे ब्लॉकेज करेंगे करंट को जितना कम भेजेंगे से उतना ज्यादा नीचे वाले रेजिस्टेंस के पास आएगा और उतना ज्यादा वोल्टेज को मेजर करेगा। बेसिकली स्टूडेंट कभी भी वोल्ट मीटर 100% रीडिंग नहीं देता, क्योंकि ये है ईएमएफ, सेल की ईएमएफ है। ईएमएफ बताने वाली डिवाइस का नाम होता है पोटेंशियोमीटर, ये नहीं बता सकता। उसमें आइडियल नहीं है, वोल्ट मीटर सिर्फ टर्मिनल पोटेंशियल बता सकता है, ईएमएफ ऑफ द सेल नहीं बता सकता, क्योंकि ये उस वक्त बताएगा जब इसको 0 एम्पियर दें, और इसको जब 0 एम्पियर देंगे तो ये चलेगा कैसे, 0 एम्पियर वो अपने पॉइंटर को घुमा लेगा क्या, नहीं घुमा सकता। तो इसलिए वोल्ट मीटर हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल को बता सकता है, ईएमएफ बताने वाली डिवाइस का नाम होता है पोटेंशियोमीटर। तो यहां से भी एक एमसीक्यूज बनता है, द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर में RX की वैल्यू क्या होगी, तो RX की वैल्यू मतलब हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू इंफिनिटी होगी, और जब हाई रेजिस्टेंस इंफिनिटी होगा तो V/RX से नीचे इंफिनिटी रखें, किसी भी चीज को इंफिनिटी से डिवाइड करें तो करंट जीरो होगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे हम करंट जीरो भेजें और यहाँ पे 10 इंटू 10 100 के बराबर ले लें, सही है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ये एक पढ़ने के हद तक। इस दुनिया में कोई भी मशीन आइडियल होता ही नहीं है, तो वोल्ट मीटर को हम आइडियल बना ही नहीं सकते, सही है, क्योंकि वो उसी से करंट लेता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे चलता है, उन्हीं से करंट लेकर अपने पॉइंटर को घुमाता है, तो ये 0 एम्पियर पे चलेगा ही नहीं, सही है। तो मैं ये बताना चाहूंगा स्टूडेंट कि ये वोल्ट मीटर जो होता है वो सिर्फ टर्मिनल पोटेंशियल को बता सकता है, ईएमएफ ऑफ द सेल को नहीं बता सकता। ईएमएफ ऑफ द सेल को मेजर करने के लिए हमने जो डिवाइस बनाई हुई है उसका नाम क्या है, पोटेंशियोमीटर है। अब हम इसी में पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलेंगे, कन्वर्जन की बात करेंगे। अब इसकी जो हमने इंटर में पढ़ा था कि गैल्वेनोमीटर से हम वोल्ट मीटर बनाते हैं, कन्वर्जन की बात करते हैं। तो देखो बच्चों, अगर हम गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर, say galvanometer convert into voltmeter by connecting high resistance in series। हाई रेजिस्टेंस को हम सीरीज में ज्वाइन करते हैं। गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, मतलब वोल्ट मीटर के इनसाइड क्या होता है,
एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं और आपको पता है कि जितना हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे उतना ये आइडियल होगा, करंट वहां पे कम जाएगा, यहाँ पे ज्यादा आएगा, तो वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा मेजर होगा। तो हम किसी वोल्ट मीटर के इन साइड क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और उसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस को लगाते हैं। ये आरजी, ये आरएक्स हाई रेजिस्टेंस है, आरएक्स यहाँ पे क्या है, हाई रेजिस्टेंस है। पता है इनसाइड द वोल्टमीटर क्या होता है, एक गैल्वेनोमीटर होता है और एक हाई रेजिस्टेंस लगा होता है। ये आपके पास कंडीशन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वोल्ट मीटर की सही आरएक्स की वैल्यू बता दें तो इसका फॉर्मूला होगा V अपॉन आई जी और आर जी होगा। और हमेशा याद रखिएगा कि V ग्रेटर होंगे, V ग्रेटर होंगे VG से। अगर देखें करंट दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ, पट करके बना ले, लेकिन बाद में क्या होता है वोल्टेज की दो वैल्यू दे देते हैं, तो जो ग्रेटर वाला वोल्टेज होगा उसको यहां रखेंगे, जो कम वोल्टेज होगा उसको VG लेंगे, और आपको करंट नहीं दिया हुआ है तो उस करंट को निकालने के लिए IG बराबर होगा VG अपॉन RG के, मतलब ओम्स के फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। करंट अगर नहीं दिया जाएगा तो जो स्मॉल वोल्टेज होंगे उससे करंट निकालिएगा, सही है, IG बराबर होगा VG अपॉन RG के। दूसरी बात स्टूडेंट, ये भी एक पॉइंट हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी टोटल रेजिस्टेंस बता दें, अच्छा दूसरी बात स्टूडेंट एक यहाँ पे पॉइंट ये है कि हमें तो ये भी बात क्लियर होनी चाहिए कि ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में। तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में ये ज्वाइंट हुए हुए हैं, सही है। तो सीरीज में करंट क्या होते हैं, सेम होते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे करंट सेम होगा, इस बात को लिख लें, करंट सेम, करंट सेम मतलब जो IG का करंट होगा वही IX का करंट होगा, वही I होगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। और वोल्टेज क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएगा, सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होंगे। तो अगर वोल्टेज डिफरेंट है तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा कि V बराबर होगा VG प्लस VX के, ये कंडीशन है, सही है। आगे देखिएगा, अब अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस देखूं इसकी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर की बात करें, वोल्ट मीटर की टोटल रेजिस्टेंस की बात करें, तो टोटल रेजिस्टेंस स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, RG प्लस, भाई सीरीज का फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 होता था ना, और पैरेलल में रेसिप्रोकल सम होते थे। तो मैं यही बात स्टूडेंट आपके सामने ये बता रहा हूं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये बातें आपके सामने क्लियर हो गई कि टोटल रेजिस्टेंस RG प्लस RX होगा। मैं फिर से एक दफा यहां से स्टार्ट करूंगा। वोल्टमीटर टू डिटरमाइन द, सही है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये टर्मिनल पोटेंशियल को बताता है, EMF ऑफ द सेल नहीं बता सकता। वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एनी कॉइल और सर्किट, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है इसलिए हम इसको पैरेलल में ज्वाइन करते हैं। हम इसको पैरेलल में इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है बच्चों, सेम होता है। तो आप खुद देख लें, इसलिए हमने इसको पैरेलल में ज्वाइन किया। अब मैंने कहा कि देखें इस सर्किट में 10 एम्पियर करंट है, वो यहां से मूव करके यूं जा रहा है, इसके बाद दो रास्ते आ गए, कुछ यहां जाएगा कुछ यहां जाएगा। तो यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस हम लगाते हैं, हम चाहते हैं यहाँ करंट कम जाए, तो यहाँ 1 गया तो यहाँ पे 9 गया, तो कितना वोल्ट आ गया, 9 10 90, तो एरर आ गया ना 10 वोल्ट का। तो हम इस एरर को रिड्यूस करने के लिए हाई रेजिस्टेंस को और हाई कर दिया, तो अब यहाँ पे करंट 0.5 गए तो यहाँ पे 9.5 आए, 95 वोल्ट हो गया। मैं इसको और हाई करूं, यहाँ पे करंट 0.1 जाएगा, यहाँ पे 9.9 जाएगा, तो 99 वोल्ट होगा। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस को हाई करोगे उतना ये आइडियल होगा। तो मैंने कहा इतना हाई के इन्फिनिटी, द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर Rx इक्वल टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से किसी रियल नंबर को डिवाइड करते हो तो जीरो। जब रेजिस्टेंस को इन्फिनिटी रखोगे तो यहाँ पे करंट जीरो आएगा। अगर आपने रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर का प्रैक्टिकल किया होगा तो आप इन्फिनिटी की निकाल कर देखें, सर्किट हमेशा ऑफ हो जाता है, मतलब करंट जीरो हो जाता है, सही है। तो इन्फिनिटी रेजिस्टेंस के ऊपर करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो मेरे ख्याल से बच्चों बातें क्लियर हो गई होंगी, और हम स्टूडेंट
इंशाल्लाह अगली क्लास में इन दोनों टॉपिक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज पे जाएंगे। पहले इन दोनों टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे अगली क्लास में, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।